This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, हम मेंसुरेशन या फिर क्षेत्र मिति के कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम आज पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो था जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि जटिल आकृतियां क्या होती हैं। वे आकृतियां जो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी हो, या फिर अगर मैं इंग्लिश में कहूँ तो वो शेप्स जो दो या दो से अधिक या दो या दो मोर देन टू या टू या मोर देन टू सिंपल शेप्स से मिलके बनी हो, कॉम्प्लेक्स शेप कहलाती है। फिर हमने देखा था कि उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं कॉम्प्लेक्स शेप का। उन सभी छोटी सिंपल शेप्स के एरियाज को कैलकुलेट करके हम उन्हें अगर जोड़ देंगे तो हम हमारी कॉम्प्लेक्स शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो चलिए आज इसी के कॉन्सेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन करेंगे, जिसे हम हर क्लास में करते हैं, जिसे रिकॉल टेस्ट कहते हैं। तो रिकॉल टेस्ट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपको सॉल्व करना है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको एक शेप दी हुई है, एक आकृति दी हुई है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। एक कॉम्प्लेक्स शेप दी हुई है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इसको। सेम इसी तरह की शेप का उदाहरण हमने एग्जाम्पल में लिया था जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो तो। आसान क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। तो आपको यह सॉल्व करना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अटेम्प्ट सभी बच्चों को करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सेम इसी तरह की आकृति हमने ली थी एग्जाम्पल में। हमें एक कॉम्प्लेक्स शेप दी हुई है, उसकी कुछ साइड्स दी हुई हैं और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। बहुत बढ़िया, 1 मिनट और वेट करते हैं। 1 मिनट और वेट करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से सॉल्व कीजिए अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया है तो। 40 सेकेंड, 40 सेकेंड और बचे हैं आपके पास। थर्टी सेकेंड, 30 सेकेंड। सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। 2 से 3 बच्चे हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, तो वो भी अपना आंसर करेंगे। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो अभी मैंने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं अगर कोई बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है तो। केवल वही बच्चा करेगा जो पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है। तो देखिए, आपको एक आकृति दी हुई है जो कि कॉम्प्लेक्स शेप है और उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए भैया, इस पूरी आकृति को मैं 3 आकृतियों में डिवाइड कर सकता हूँ। छोटी
तीन सरल आकृतियों में इसे बांट सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस रेखा के द्वारा इसको बांट रहा हूं, जिसे मैं इस आकृति एक कह रहा हूं। फिर इसे इस तरह से बांट रहा हूं, इसे मैं आकृति दो कह सकता हूं। और इस नीचे की आकृति को आकृति तीन कह सकता हूं। तो देखिए पहला वाला सभी को दिख रही है, ये हमने एग्जाम्पल लिया भी था। यह मेरा क्या है, यह मेरा है ट्राइंगल, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। दूसरा मेरा क्या है, दूसरा है मेरा रेक्टेंगल, जिसे हम आयत कहते हैं। और तीसरा भी मेरा रेक्टेंगल रेक्टेंगल की तरह लग रहा है, लेकिन हम देखेंगे, क्योंकि देखिए इसकी लंबाई भी 2 सेंटीमीटर दी हुई है, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर है, तो यह मेरा हो गया स्क्वायर, जिसे हम हिंदी में वर्ग कहते हैं। तो देखिए ये हमने पहचान कर ली कि हमारी सरल आकृतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए अब इनका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और सभी को बाद में आपस में जोड़ देंगे। यही हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखा था। तो चलिए सबसे पहले पहली आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहली आकृति का जो क्षेत्रफल होगा वह होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, यह होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2 की जगह 1/2 गुणा आधार, इसका यहीं तक है, यहां से शुरू और यहां तक है, ये यहां तक है। तो यह हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, आधार हो गया 3, ऊंचाई हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 4। तो इस 4 को मैं इस 2 से अगर मैं कैंसिल करूं तो यह होगा 2 बार, और फिर 3 × 2 मेरा आएगा 6। तो देखिए पहली आकृति का क्षेत्रफल मेरा आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम आकृति दो का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। आकृति दो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह एक रेक्टेंगल है, जिसकी चौड़ाई तो देखिए हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं, अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो देखिए 3 सेंटीमीटर तो मुझे यहां से यहां तक दी हुई है, 3 सेंटीमीटर तो मुझे यहां से यहां तक दी हुई है। और फिर आगे मुझे इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर मैं इस पूरी लंबाई की बात करूं यहां से लेके और यहां तक, तो यही मेरी आयत की लंबाई होगी। और यह कितनी होगी, यह 3 प्लस यह 3, तो यह मेरी होगी 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। यह मेरी होगी 3 + 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए लंबाई हो गई, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ, लंबाई मेरी आयत की कितनी आ गई या फिर रेक्टेंगल की कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। एंड जो मेरी ब्रेड्थ या फिर चौड़ाई है वो मुझे दी हुई है, वह दी हुई है मुझे 5 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए आप 6 सेंटीमीटर को ऊपर से नहीं या नीचे से भी निकाल सकते हैं। नीचे मुझे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां से और यहां तक, और फिर आगे मुझे 2 सेंटीमीटर दिया है यहां तक। तो मेरा पूरा कितना हो जाएगा, 4 + 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो मैं इस 6 को ऊपर से नीचे से आप कहीं से भी इसे निकाल सकते हैं। तो मेरी लंबाई हो गई 6, चौड़ाई हो गई 5। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि यह एक आयत है और आयत का एरिया जो होता है वह होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गई 6, चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ हो गई 5, तो ये आ गया मेरा 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई मेरी आकृति दो का क्षेत्रफल। अब देखिए मैं ज्ञात करता हूँ आकृति तीन का क्षेत्रफल। अगर आप तीन को ध्यान से देखेंगे तो तीन में आपको लंबाई लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं, तो यह एक स्क्वायर है। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा मुझे दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो देखिए आ गया 2 का स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे टोटल एरिया ज्ञात करना है, मुझे कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल या फिर जटिल आकृति का क्षेत्रफल अगर मैं कहूं तो वह मुझे ज्ञात करना है। वह मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं, आकृति एक का क्षेत्रफल प्लस आकृति दो का क्षेत्रफल प्लस आकृति तीन का क्षेत्रफल। देखिए वन का हमने ज्ञात किया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा, प्लस दो का हमने ज्ञात किया तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 3 का ज्ञात किया, ये आ गया था हमारा 4। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, 30 + 6 36, और +4 ये आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 40 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। समझ में आया, क्लियर है ये, सभी बच, सभी बच्चों को क्लियर है ये वाला।
कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया? बहुत बढ़िया। आसान ही क्वेश्चन था ये, हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको यह समझ में आया तो एक क्वेश्चन और है आपका इसी तरह जटिल आकृति पे, तो वो आपको जल्दी से सॉल्व करना है सभी बच्चों को। इसका आंसर आपका हो गया ए 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यह क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, आपको जल्दी से सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हमें एक कॉम्प्लेक्स शेप दी हुई है और उस कॉम्प्लेक्स शेप का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। उस कॉम्प्लेक्स शेप का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। आपको एक शेप दी हुई है, कॉम्प्लेक्स शेप, आपको उसे छोटी सरल आकृतियों में तोड़ना है। उन सभी का आपको एरिया कैलकुलेट करना है और फिर ऐड करना है। इस तरह का एग्जाम्पल भी हमने देखा था। इस तरह का एग्जाम्पल भी हमने देखा था। कुछ साइड्स देखिए आपको दी गई हैं, कुछ साइड जो नहीं दी गई हैं उन्हें आप निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। बराबर की सभी भुजाएं बराबर हैं इसमें, आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हैं। इस आकृति में आमने सामने की सभी भुजाएं बराबर हैं। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चे। 1 मिनट और वेट करना हूं। 1 मिनट। 1 मिनट में इसे सॉल्व करेंगे। वैसे काफी बच्चों के आंसर आ गए। 3 या 4 बच्चों के आंसर नहीं आए तो वो भी जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में अपना आंसर करें। 40 सेकेंड। 40 सेकेंड और बचे हैं। किसी बच्चे ने हैंड रेस किया है, आपको कोई डाउट है क्या? 20 सेकेंड। 20 सेकेंड और है। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी मैं पोल सेक्शन बंद कर रहा हूं। तो देखिए हमें एक कॉम्प्लेक्स शेप दी हुई है जिसमें हमें कुछ साइड्स दी गई हैं और हमें इस पूरी शेप या फिर पूरी फिगर का क्षेत्रफल या फिर एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस तरह का हमने जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल में भी देखा था। इसे अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो इसे मैं यहां से ब्रेक कर सकता हूं और इस नीचे को भी मैं यहां से ब्रेक कर सकता हूं। ऊपर वाली आकृति को मैं आकृति 1 नाम दे सकता हूं, बीच वाली आकृति को मैं आकृति 2 नाम दे सकता हूं, नीचे वाली आकृति को आकृति 3 नाम दे सकता हूं। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों ही आकृति रेक्टेंगुलर या फिर आयताकार हैं।
तो मैं तीनों का क्षेत्रफल ही बड़े आराम से लंबाई गुणा चौड़ाई या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ की सहायता से निकाल सकता हूं। तो अभी मुझे इन सब की लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। पहली वाली आकृति के लिए लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी। पहली वाली ये है, तो इसके लिए लेंथ क्या है मेरी 4 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैंने लेंथ लिख ली 4 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर मुझे दी गई है। तो इसके लिए मैंने ब्रेड्थ लिख ली 2 सेंटीमीटर या फिर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। पहले मैं वह लिख रहा हूं जो मुझे बाद में जिनकी जरूरत पड़ेगी। जिन भी मानों की मुझे जरूरत पड़ेगी वो मैं पहले ही लिख रहा हूं। देखिए इसी तरह मैं अब दूसरी आकृति की लेंथ और ब्रेड्थ लिख लेता हूं। दूसरी आकृति की लेंथ देखिए, ब्रेड्थ क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी दूसरी आकृति की। चौड़ाई तो होगी 5 सेंटीमीटर, ये मुझे दिया गया है। तो चौड़ाई हो गई 5 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति की लेंथ क्या होगी इस बड़े वाले रेक्टेंगुलर की। क्या कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है। क्या कोई बच्चा कमेंट में बता सकता है कि इस बड़ी वाली आकृति आकृति नंबर 2 की लेंथ क्या होगी। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखिए इसकी लेंथ जो होगी, बहुत अच्छे, सभी ने लगभग सही जवाब दिया है। इसकी लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। देखिए वो कैसे होगी, तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट था इसमें। यही इंपॉर्टेंट था इसमें कि इसकी आके बड़े वाले रेक्टेंगुलर की लेंथ, दूसरी जो हमने आकृति नाम दिया है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर कैसे होगी। तो देखिए एक तो ये यहां से यहां तक हो गया है, 1 सेंटीमीटर तो ये यहां से यहां तक हो गया है। और देखिए इन सभी पे एक एक डंडी लगी हुई है, एक स्टिक लगी हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ भी है ये, यहाँ भी है ये, यहाँ भी है ये और यहाँ भी है ये। इसका मतलब है कि सभी की माप बराबर है। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो यह भी 1 सेंटीमीटर होगी, यहां से और यहां तक यह भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो देखिए अब हमारा जो अब हमें बचा यहां से यहां तक कैलकुलेट करनी है, जो मैंने रेड कलर से लाइन खींची है। इसका मान कितना होगा, इसका मान इसके बराबर होगा, क्योंकि यह जस्ट इसके बराबर ही है। जितना यह है उतना ही यह है, जितना यह है उतना ही यह है। तो यहाँ भी यह क्या होगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, यहां से और यहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 1 + 4 + 1, यह होगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो सेकंड आकृति की हमारी जो लेंथ होगी वह होगी 6 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं थर्ड आकृति की शेप। थर्ड आकृति की शेप देखिए, लेंथ हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। और चौड़ाई या फिर ब्रेड्थ कितनी होगी। अच्छा फिर से ब्रेड्थ बताइए चलिए इसकी कितनी होगी। थर्ड आकृति की, आकृति नंबर 3 की जो यह है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का आंसर वैसे सही है। देखिए शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल आप देखिए लंबाई और चौड़ाई ऐसी जरूरी नहीं है कि एक, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जरूरी नहीं है, जैसा अगर मैं आकृति 1 में देखूं, जो हमने आकृति 1 में नाम दिया था, तो कई बच्चे हो सकता है इस 4 सेंटीमीटर को लंबाई बोल ले, इस 2 सेंटीमीटर को चौड़ाई बोल ले। या फिर कई बच्चे होंगे जो 4 सेंटीमीटर को चौड़ाई बोलेंगे, 2 सेंटीमीटर को लंबाई बोल ले। वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमें दोनों क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का गुणा ही करना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें देखिए, अगर मैं तीसरी आकृति की बात करूं, तो हमें एक माप दे रखी है, इसे चाहे लंबाई कह लीजिए चाहे चौड़ाई कह लीजिए। मैं इसे अभी के लिए लंबाई कह रहा हूं। लंबाई मुझे दी हुई है एक माप 4 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख दी है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे चौड़ाई निकालनी है, ये जहां मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है, उसका माप क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे भी आपको देखिए ये दो स्टिक या दो डंडी बनी हुई है। इसका मतलब ये बराबर है इसके। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो डंडी यहां भी बनी हुई है, और जहां यह 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, दो डंडियां यहां भी बनी हुई हैं ये। तो इसका मतलब ये चारों ही आपकी बराबर होंगी।
और कितने के बराबर होंगी, इस भुजा के माप के बराबर, जो यह बना हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यह भी हमारा 2 सेंटीमीटर ही होगा। तो मेरी चौड़ाई कितनी हो गई, मेरी चौड़ाई इसकी हो गई है 2 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई मेरी हो गई है 2 सेंटीमीटर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि लंबाई और चौड़ाई हमने तीनों आयतों की कैसे निकाली। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए यही इंपॉर्टेंट था, अगर आपने ये कर लिया है तो यस, ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बहुत बढ़िया। तो देखिए अब हमारे पास क्या बचा है, हमने उन सभी मानों को लिख लिया जिनकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम एक एक करके इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर मैं पहली आकृति का क्षेत्रफल देखूं, तो क्योंकि रेक्टेंगल है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमने कैलकुलेट कर रखी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह से मैं आकृति दो का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। आकृति दो में, आकृति दो भी क्योंकि एक आयत ही है, तो इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई से निकल सकता है। लंबाई दी हुई है इसमें भी मुझे 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है मुझे 5 सेंटीमीटर। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर आकृति तीन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई की सहायता से मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। इसमें लंबाई मुझे दी हुई है, देखिए ये 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो 4 × 2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं कुल क्षेत्रफल या फिर टोटल एरिया की इस पूरी जटिल या फिर कॉम्प्लेक्स आकृति के, तो कुल क्या होगा, 1 + 2 + 3। तो देखिए 1 का माप मुझे दिया है 8, 2 का दिया है 30, 3 का मैंने कैलकुलेट किया है 8। ये मैं यहां से लिख रहा हूं, देखिए जो हमने कैलकुलेट किया है, 1 का जो हमने कैलकुलेट किया है 8 वो मैंने यहाँ लिख दिया है, 2 का जो मैंने कैलकुलेट किया है 30 वो मैंने यहाँ लिख दिया है, 3 का जो मैंने कैलकुलेट किया है 8 वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 30 + 8 हो गया आपका 38, +8 हो गया आपका 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसका हो गया हमारा ऑप्शन बी सही आंसर। अगर ये क्लियर है तो हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या फिर जिसे हिंदी में हम कहते हैं सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। देखिए जब आपने ज्यामिति या फिर ज्योमेट्री को पढ़ा था, तब आपने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आपने इसे इस तरीके से पढ़ाया गया होगा आपको। सर्वांगसम को हम कैसे लिख सकते हैं, सर्व प्लस अंग प्लस सम। इसे मैंने तोड़ के लिखा है सर्वांग सम को, सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी कि ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं, जिनके सभी अंग समान होते हैं, वे सर्वांग सम आकृतियां या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहलाती हैं। फिर आपने इसमें मेनली पढ़ा होगा दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये कोई एक ट्राइंगल है, मान लीजिए यह कोई एक ट्राइंगल है जो कि है ट्राइंगल ए बी सी। फिर कोई एक दूसरा ट्राइंगल है, मान लीजिए पी क्यू आर। कोई एक दूसरा ट्राइंगल है इस तरह से, इसका नाम है पी क्यू आर। ये दो ट्राइंगल हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपने कई नियम पढ़े होंगे। मैं आपको जस्ट एक रिवाइज करा देता हूं क्योंकि वो इस कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले हैं। तो देखिए आपने पहला नियम पढ़ा होगा भुजा 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 नियम, या फिर साइड 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 रूल, जिसे हम शॉर्ट में एस 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 नियम भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका एस ए एस, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम। तीसरा आता है आपका ए एस ए, कोण भुजा कोण, या फिर एंगल साइड एंगल नियम। और फोर्थ आता है आपका समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल के लिए आर एच एस रूल। तो ये चार रूल आपने पढ़े होंगे दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। मैं जस्ट आपको रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये चारों ही रूल इस कॉन्सेप्ट में यूज हो सकते हैं।
फिर आपने देखा होगा अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन्हें हम कैसे लिखते थे? ट्राइंगल एबीसी मान लीजिए अगर ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है या फिर सर्वांग सम है, तो उसे हम सर्वांग समता को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते थे। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये सब आप पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको रिवीजन कराया जा रहा है। और अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट या फिर सर्वांगसम नहीं है, तो या फिर कोई भी दो आकृतियां अगर सर्वांगसम नहीं है, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? इस सर्वांगसम के चिन्ह को हम ऐसे काट सकते हैं। इसका मतलब होगा कि वो सर्वांगसम नहीं है। यह सब आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब हम आज का अपना कॉन्सेप्ट ये स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका सीधा सा फंडा क्या है, मैं वो बता देता हूं कि वे दो अगर कोई भी सर्वांगसम आकृतियां हैं, अगर कोई भी सर्वांगसम आकृतियां हैं, तो उनका क्षेत्रफल सदैव समान होता है। कोई भी दो आपको आकृतियां दी गई हैं, अगर वो सर्वांगसम है, अगर आपने किसी तरह से उनको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है, तो उनका क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए यह कोई त्रिभुज एबीसी है और यह कोई त्रिभुज पी क्यू आर है। यह कोई त्रिभुज एबीसी है और यह कोई त्रिभुज पी क्यू आर है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, अगर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। हम यह निश्चित 100% श्योरिटी से कह सकते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हुए, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। और अगर ये सर्वांगसम नहीं है, तो इनका क्षेत्रफल बराबर नहीं होगा। तो देखिए अब इन्हें हम प्रूव करते हैं कि क्या यह क्षेत्रफल, हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि आखिर क्या यह बात सही है या नहीं। मतलब हम यह देखना चाहते हैं कि पहले तो हम इन्हें सर्वांगसम सिद्ध करेंगे दोनों त्रिभुजों को। अगर सर्वांगसम ये सिद्ध हो गए, तो फिर हम इनका क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए इस परिभाषा के अनुसार। तो चलिए वह देखते हैं। देखिए आपको इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, इस भुजा का मान नहीं दिया गया है। इस भुजा का मान आपको नहीं दिया गया है, तो यह हम ज्ञात करते हैं। देखिए यह पूरी भुजा बीसी 6 सेंटीमीटर की है। तो अगर मैं इसे दो भागों में डिवाइड करूं, बीडी और डीसी में, तो देखिए बीडी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और डीसी आपकी या फिर सीडी कह लीजिए वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर मैं इस भुज अब अगर मैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज एडीसी में, जो मैं नीले कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इस त्रिभुज एडीसी में अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करूं, तो मैं ये ज्ञात कर सकता हूं कि इस भुजा एसी का मान जो होगा वह 5 सेंटीमीटर होगा। आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे आया। तो देखिए मैं जल्दी से करके बता देता हूं पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे। एसी त्रिभुज क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो यह कर्ण है। तो देखिए एसी का स्क्वायर जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यहाँ पे है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो देखिए एसी स्क्वायर कितना आ गया? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 ये हो गया मेरा 25, ये हो गया मेरा एसी का स्क्वायर। फिर 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर मेरा आ जाएगा 5 का स्क्वायर। फिर दोनों तरफ ही मैं अंडर रूट ले सकता हूँ क्योंकि मुझे एसी का मान निकालना है। तो मैंने एसी स्क्वायर पे भी अंडर रूट लिया और 5 के स्क्वायर पे भी अंडर रूट लिया। तो इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया है, इस अंडर रूट से ये स्क्वायर कट गया है। तो मेरा एसी का मान कितना आया? मेरा एसी का मान आया 5 सेंटीमीटर। ये जस्ट मैंने आपको करके बताया जिससे कि कंफ्यूजन नहीं रहे कि ये 5 सेंटीमीटर कैसे आया। तो यह इस तरीके से आया था। तो देखिए अब आपको पता लग गई है। अब इस पूरे त्रिभुज, इस बड़े त्रिभुज की आपको तीनों ही भुजाएं पता लग गई हैं। ऐसी भुजा की माप भी आपको इसमें पता लग गई है, जो कि है कितनी? 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम आते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए सेम इसी तरह से होगा। यहाँ भी 6 सेंटीमीटर है, तो यह भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यह भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और देखिए यह भी 90 डिग्री का त्रिभुज है, तो 3 सेंटीमीटर यह है, 4 सेंटीमीटर यह है। तो यह भी सेम अभी जैसे हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से हम सॉल्व करके ज्ञात कर सकते हैं कि यह भी हमारी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हमने दोनों त्रिभुजों में यह ज्ञात कर लिया कि इनकी भुजाएं, ये जो भुजा नहीं दी हुई थी वह 5 सेंटीमीटर की होंगी। तो अब अगर हम बात करें तो देखिए, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं त्रिभुज एबीसी में, इसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज पीक्यूआर में भी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। फिर त्रिभुज एबीसी में दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है।
फिर त्रिभुज पी क्यू आर में दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज एबीसी में तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर में भी तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोनों ही त्रिभुजों में भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो जब तीनों ही भुजाएं किसी एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, तो वह एस 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 यानी कि साइड 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी सी जो होगा वह सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो देखिए दोनों त्रिभुजों के सर्वांग समता को तो हमने सिद्ध कर लिया। अब इस दी गई परिभाषा के अनुसार दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होने चाहिए। तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि इनके क्षेत्रफल क्या क्या होंगे। तो देखिए यह तो हमने प्रूव कर लिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब इनके क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए इनके क्षेत्रफल मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए क्षेत्रफल इसका होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि यह एक त्रिभुज है। तो 1/2 गुणा आधार कितना होगा 6 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर। तो इस 6 को इस 2 से कितनी बार कैंसिल कर सकता हूँ, 3 बार। तो 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। सेम इसी तरह से मैं इसमें भी कैलकुलेट या फिर ज्ञात कर सकता हूँ। 1/2 गुणा आधार इसका 6 सेंटीमीटर, गुणा ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा 4। फिर इसको 6 को अगर मैं इस 2 से 3 बार कैंसिल करूं तो ये 4 × 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब देखिए इससे पहले हमने प्रूव किया था कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसके बाद हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखा तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह बात बिल्कुल सही है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है या फिर समान होता है। इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को? इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बहुत बढ़िया। अगर देखिए किसी बच्चे को कुछ डेरिवेशन या फिर पाइथागोरस उसमें भी प्रॉब्लम हो तो डरने की बात नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि बस आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। वो बस मैंने प्रूव करके या सिद्ध करके दिखाया है आपको। देखिए अब कई बच्चों का डाउट आएगा कि सर क्या उल्टा भी सही है। मतलब ये बात तो ठीक है, चलिए सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन मान लीजिए कोई दो आकृतियां हैं जिनका क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या वो आकृतियां सर्वांगसम होंगी? तो नहीं, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। तो आगे हमारा वही है कि समान क्षेत्रफल वाली आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं होता है। यानी कि देखिए पहले हम क्या कह रहे थे, पहले हम कह रहे थे कि अगर आकृतियां सर्वांगसम हैं, अगर आकृतियां सर्वांगसम हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, उनका क्षेत्रफल या फिर एरिया बराबर होगा। यह बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। लेकिन अगर किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है, किन्हीं दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या वे सर्वांगसम होंगी? क्या वे आकृतियां सर्वांगसम होंगी? तो नहीं, यह बात हम नहीं कह सकते। यह वह हो भी सकती है सर्वांगसम और नहीं भी हो सकती। यह चीज हम 100% नहीं कह सकते। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए अब इस ऊपर वाली चीज को भी हम सिद्ध करते हैं। मान लीजिए कि दो, एक तो यही ट्राइंगल था जिसका अभी हमने क्षेत्रफल निकाला था। इसका एरिया आया था, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यह आया था हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने जस्ट अभी निकाला था 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट की सहायता से। देखिए ये हमें अब रेक्टेंगल दिया गया है, एक एक रेक्टेंगल हमें यह दिया गया है पी क्यू आर एस। तो अगर मैं इसका भी एरिया निकालूं, इसका अगर मैं एरिया निकालूं तो देखिए क्या आएगा, लेंथ गुणा ब्रेड्थ या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई। लेंथ है 4, चौड़ाई है 3, तो यह भी आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए दोनों का ही क्षेत्रफल तो बराबर आ गया, लेकिन क्या दोनों सर्वांग है? नहीं। इसमें तो तीन ही भुजा है पूरी आकृति में एबीसी। अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो इसमें तो तीन भुजा है, इसमें चार भुजा है, तो इसके अंग बराबर है ही नहीं। तो फिर दोनों सर्वांग हो ही नहीं सकती। लेकिन दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर है। तो इसका मतलब यह बात सही है कि अगर दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो
सॉरी, यस, तो दो आकृतियों का अगर क्षेत्रफल बराबर है तो वह सर्वांग सम होना उनका आवश्यक नहीं होता है। यह बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ भी लिखा है कि एरिया इसका हो गया 12, इसका भी हो गया 12, लेकिन दोनों सर्वांग सम नहीं है। ये इस तरह से बनाया गया है, सर्वांग समता को काट दिया गया है कि मतलब सर्वांग सम नहीं है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, अगर सर्वांग सम है तो क्षेत्रफल बराबर, लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो सर्वांग सम का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार से ये एक और उदाहरण दिया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यह त्रिभुज थोड़ा छोटा है, इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्यादा है। तो इनके अंग तो बराबर नहीं है, हम ये कह ही सकते हैं कि ये सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई देखिए, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई ही 6 सेंटीमीटर है, यह त्रिभुज ऊंचा भी दिख रहा है। तो इसका मतलब इसके अंग तो बराबर नहीं है। जब इसके अंग बराबर ही नहीं है तो यह सर्वांग सम नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो इनके क्षेत्रफल तो बराबर आ रहे हैं, इसका भी 12 आ जाता है। इसका आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से अगर आप दोनों का कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के ही 12 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, सभी बच्चों को ये क्लियर है? ये भी यहाँ यही लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम नहीं है त्रिभुज पीक्यूआर के। सभी बच्चों को यह प्रॉपर्टी क्लियर है सर्वांग सम त्रिभुजों की, कि अगर दो आकृतियां सर्वांग सम तो क्षेत्रफल बराबर, लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर तो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल लेके यह बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। तो मान लीजिए कि आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, मान लीजिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, जैसे कि यह हो गया कोई त्रिभुज एबीसी, और मान लीजिए यह कोई दूसरा आपको त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। तो आपको देखिए आपको एबीसी का मान लीजिए एरिया दे दिया है, कुछ भी आपको एरिया ऑफ एबीसी दे दिया, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर। उदाहरण के लिए एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया 10 मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ लिया त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले ये देखिए क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हाँ तो दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, और अगर नहीं तो फिर और देखिए कि और त्रिभुज पीक्यूआर में हमें क्या दिया गया है। अगर हमें इसकी आधार और ऊंचाई दी हुई है तो हम 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से निकाल सकते हैं। और अगर हमें आधार और ऊंचाई भी नहीं दी हुई और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम भी नहीं है तो फिर हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अगर हमें भुजाओं की माप भी नहीं दी हुई है तो हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वह सभी बच्चों को सॉल्व करना है पोल सेक्शन में। आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ध्यान से सॉल्व करना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 28, आपको त्रिभुज दिया गया है एक ट्राइंगल एबीसी, और दूसरा त्रिभुज दिया गया है ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल एबीसी का हमें क्षेत्रफल दिया गया है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ट्राइंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया, आंसर भी आना शुरू हो गए हैं, बहुत बढ़िया। इसके लिए मैं 1 ही मिनट रुकूंगा, 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन आसान है तो इसलिए मैं 1 मिनट ही वेट कर रहा हूँ। 1 मिनट में इसे सॉल्व करेंगे हम। टोटल 1 मिनट है इसके लिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, और अभी तक सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर हैं। अभी तक सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर हैं। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट करते हैं। 30 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो। जल्दी से आंसर कीजिए।
20 सेकेंड, 20 सेकेंड और है। जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है आपके पास। 10 सेकेंड और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो देखिए हम देखते हैं क्या दोनों त्रिभुजों में कोई रिलेशन है या संबंध है। तो देखिए त्रिभुज एबीसी की एक भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भी एक भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज एबीसी की दूसरी भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज पीक्यूआर की भी दूसरी भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। और अगर आप एबीसी में देखेंगे तो 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की दो भुजाओं के बीच का कोण दिया है 70 डिग्री। त्रिभुज पीक्यूआर में भी दो भुजाओं जिनकी माप 4 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण दिया है 70 डिग्री। तो मतलब कि दोनों ही त्रिभुजों में एस ए एस नियम लागू होता है, भुजा कोण भुजा नियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम। ये कैसे आया भुजा कोण भुजा नियम? देखिए इसमें भी 4 के बराबर यह 4 हो गया। मैं बता देता हूं, इस 4 सेंटीमीटर के बराबर यह 4 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि ये दोनों भुजा हैं तो इसका एक साइड इसकी आई एस। फिर इसके बाद दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर हैं तो ये आया ए। और फिर दोनों इस ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये बराबर हैं तो इसका आया एस। तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग या फिर कॉन्ग्रुएंट हैं। और यह प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एरिया बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के। यह हम कह सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है हमें, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पीक्यूआर भी कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसका सभी बच्चों ने सही आंसर दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसका हो गया ऑप्शन बी। चलिए अब क्वेश्चन 29 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 29 अब आपको सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, तो इसलिए ये सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करना है। दिया क्या गया है हमें, फिर से दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। और इस बार हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। हमें त्रिभुज पीक्यूआर का आधार ज्ञात करना है, जबकि हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप इसे थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांस है, तो इसलिए इसे आप ध्यान से सॉल्व करेंगे। सॉल्व सभी बच्चे करेंगे, लेकिन सॉल्व सभी बच्चे करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। हमें ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिए गए हैं, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी दिया गया है। फिर हमसे ट्राइंगल पीक्यूआर का बेस पूछा है, आधार पूछा है। वेरी गुड, बच्चों के आंसर भी आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया बात है।
सर। इसमें ऑप्शन डी नहीं दिख रहा होगा आपको, यह डाउट होगा आपका। हाँ सर, बस डी नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर किसी बच्चे का ऑप्शन डी आंसर है तो वह कमेंट में लिख सकता है। अगर किसी बच्चे का आंसर डी आ रहा है तो वो कमेंट में लिख सकता है। डी के अलावा अगर आपको कोई आंसर है तो आप पोल सेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर डी है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। 1 मिनट और वेट करेंगे। 1 मिनट और है आपके पास। 30 सेकेंड। 30 सेकेंड और है आपके पास, जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए। फिर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले आप वो इंफॉर्मेशन सुनेंगे पूरी, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड और है। 10 सेकेंड और है, जल्दी से आप आंसर कीजिए। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। तो चलिए अब देखिए, गौरव सर आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताएंगे। आपको ध्यान से सुनना है। सभी सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है। एंड फिर उसके बाद किसी को भी लीव करके नहीं जाना है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आई एम सो सॉरी लोकेश सर, बीच में इंटरप्ट करने के लिए। और बच्चों सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन ये जरूरत थोड़ा सा जरूरी है। आपको मेरी आवाज सही से आ रही है ना सबको? ओके ठीक सर। है, ओके। यह चला रही है। अच्छा, आज मुझे ये बताइए, अगर आपको पता हो या फिर आपने देखा हो कि ये जितने भी बच्चे हैं जिनके मैं नाम अभी बताऊंगा, उनकी ये आईडी है। उन बच्चों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन से बच्चे हैं आपकी क्लास के? एक जो गुलाब सिंह की आईडी से ज्वाइन करते हैं वो, और एक अंशु कुमार और एक निपी कुमार, कि आज उन्होंने एक में से भी, उनमें से इनमें से एक ने भी आज क्लास ज्वाइन नहीं करी है। अंशु कुमार, निपी कुमार और गुलाब सिंह के नाम से जिन बच्चों की आईडी है, जो भी जो आईडी से ज्वाइन करते हैं इन आईडी से, उन बच्चों को क्या आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन कौन है? एनी वन ऑफ यू? क्या? ओके, रईस ने बोला है नहीं। ठीक है, निपी, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पता है तो वो वाई लिख हाँ, दे। ठीक है, ठीक है, कोई मतलब बात नहीं। किसी भी बच्चे को नहीं पता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और एक चीज और पूछ सकता हूँ क्या? जब हमने वो क्वेश्चन रखा था जिसमें हमें पोल सेक्शन में जवाब देना था, जो कि हमारा फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट था इंटर स्कूल कंपटीशन में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है? तो वो बच्चे कौन कौन है जिन्होंने सी ऑप्शन सिलेक्ट किया था? बी, बी ऑप्शन जिन्होंने सिलेक्ट किया था, बी फॉर बॉय। शायद इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो तीनों ज्वाइन ही नहीं किए हैं आज, उनमें से एक ने भी बच्चे ने। अच्छा, जो भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे कमेंट किया है, आप सभी ने बी ऑप्शन मार्क किया था। नरेश अग्रवाल की आईडी से जो बच्चा है, अंजलि अंजलि राचोया की आईडी से जो बच्चा है, और सचिन समालिया की आईडी से जो बच्चा है, हाँ, इन अब तीनों ये ही बच्चों ने बी ऑप्शन मार्क किया था। ठीक है। अब ये बच्चे अपना नाम और लिख दें इसमें कि ये कौन कौन, इनका नाम क्या है स्कूल में, जो है अपना नाम बता दें ये बच्चे। आप तीनों बच्चे जो अभी जिनका नाम लिया गया था, आप अपना ओरिजिनल नाम बता सकते हैं। सचिन समलियान की आईडी से जो बच्चा ज्वाइन है उसी का नाम है सौरभ। ठीक है, राशिश नाम अंजलि से के जो बच्चा मतलब, है वो अपना को म्यूट पे कर लीजिए। ठीक है।
निर्मल और नरेश। ठीक है।